ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना। कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे, मैथमेटिकल फॉर्मेशन पढ़ लिया था, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन और ऑप्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है तो बारे डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनके 3 आईपीएफएस कैलकुलेट करने के मेथड पढ़े थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ईस्ट वेस्ट मेथड और ग्लोबल अप्रोक्सीमेशन मेथड। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उससे पहले हम तुम्हें फॉर्मेट बता देते हैं कि प्रॉब्लम किस फॉर्म में आती है। ठीक है ना, तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा अगर इसके फॉर्मेट बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। ओरिजिन डेस्टिनेशन, यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखे हुए होते हैं। अभी मैं कोई ईडी ले रहा हूँ, D1 D2 D3 और ऐसे यहाँ पर एरिया ओवर होती है। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में अवेलेबिलिटी या फिर अपन इसको क्या वाला सप्लाई, इसको अपन एआई बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स का नाम एआई जाएगा। यहाँ हमारे पास में डिमांड या हम उसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं, इसका नाम डीजे है। ये हमारे पास में क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी आपको बताना चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, फिर इस जगह हमारे पास में कॉस्ट सी की होती है C11 C12 13 21 22 23 D1 D2 D3 41 42 एंड 43। यहाँ पर डिमांड दे रखी होती है, यहाँ पर सप्लाई दे रखी है। ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, यहाँ पर जो है समेशन ए आई और समेशन बी थे सेम आनी चाहिए, ये हमें चेक करना होगा। क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन यही लिखना है, द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दिस। ठीक है, पोजीशंस ये दे रखे हैं, ये जितने भी हैं आपके पास में ये सारे के सारे आपके पास में गलत है। ठीक है, और ये जितने भी है वो आपके पास में गलत है। डेस्टिनेशंस के बारे में ये सब ध्यान रखना, ये सारे आपके पास में डेस्टिनेशंस के बारे में है ना। बाकी मैं क्योंकि क्या डिमांड एक लिखा हुई होती है वो सारी यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है मतलब कॉस्ट के अलग। ठीक है, कितना पैसा लग रहा है ना। हमें ऐसे ओवन ओरिजिन से कीमत डेस्टिनेशन जाना है या D2 डेस्टिनेशन जाना है या D3 डेस्टिनेशन जाना है, ऐसे ही O2 से कहाँ कहाँ जाना है O3 से कहाँ कहाँ। ओरिजिन से आपको बताया था जो भी होता है हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और डेस्टिनेशन जो भी होता है हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तब बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं N + N - 1। ठीक है, अब वो क्या होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव लोकेशंस जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है वो न्यूमेरिकल में ही एक्सप्लेन कर देंगे। ये बस हम बताना चाहिए क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा आएगा। अब कई बार क्या होता है एग्जामिनर ये जो एआई और पीजे है वो वर्ड्स में लिख के दे देता है, तो लिख के दे देता है कि ओरिजिन के लिए अवेलेबिलिटी ये है जबकि डिमांड इतनी है और केवल कॉस्ट लिख के दे देता है। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताओ नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम इतना भी आनी चाहिए कि अगर हमको वर्ड्स में भी दे दिया तो मैं बताऊं कि अवेलेबिलिटी या सप्लाई इधर आता है, डिमांड या रिक्वायरमेंट नीचे आता है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान देना। प्रॉब्लम आपके पास क्वेश्चन होगा सॉल्व द पॉजिटिव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फ्रॉम, और यहाँ पर आपका रहेगा फ्रॉम का आपके पास में O1 O2 O3 O4 और यहाँ पर आपके पास में D1 D1 5.7 1.6 अवेलेबल यूनिट जैसा भी लिखा हुआ है वैसा लिखा हूं अवेलेबल यूनिट जो आप मैथमेटिकली लिखते हैं एएल। ठीक है, और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है डिमांड, तो मैथमेटिकली आप लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ आपके पास ये रहेगा 5 8 7 14, 5 8 7 14, और यहाँ आपके पास रहेगा 7 9 एंड 8। चेक कर लीजिए एक बार। फर्स्ट शो है 274331547162, अवेलेबल यूनिट है 58714 एंड डिमांड है 7980। ठीक है, ये आपके पास रीक्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। अब बेटा देखो, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाया नहीं, सीधा लिखते गिवन ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर जब मैथमेटिकल आप गिवन लिखोगे तो जरूरी नहीं है आपकी अवेलेबल यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। और यहाँ डिमांड लिखने की आवश्यकता है, सीधा आप ये लिख सकते हैं। लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, बीच में मैंने आपको बताया सारे सारे कॉस्ट है, ये अवेलेबल और ये डिमांड। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा पहले लिखेंगे प्रॉब्लम क्या दी रहती है, उसका पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, हेयर समेशन हेयर हम कैलकुलेट करते हैं, इन सबका सम करते हैं, 5 8 7 14, कैलकुलेट करोगे तो 34 आएगा। और समेशन बीजे हम कैलकुलेट करते हैं 7 9 18 प्लस 34 आएगा। इसका मतलब हो गया दैट इज समेशन एआई इक्वल्स टू समेशन बीजे इक्वल्स टू 34। इसका मतलब है टोटल सप्लाई इक्वल्स टू टोटल डिमांड। फर्स्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना मस्ट है, इसके बिना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो हमारा नया टॉपिक है वो बढ़ेगा। ठीक है, अभी ये बैलेंस है तो कंसीडर करेंगे द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो अब जैसे ये बैलेंस हो जाएगी तो अपन हेडिंग आते हैं IBFS बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। मैं इस क्वेश्चन को पहले बार बताया था तीनों मेथड्स क्या होता है। ठीक है, अब ये पहला पार्ट करा रहा हूं, ऐसा कैसा हर क्वेश्चन करता है, ये लिखोगे गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस, ये बैलेंस होगा तो IBFS पे आओगे। कौन सा लिखा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब सॉल्यूशन फॉर्मेट क्या होता है उसको बात करते हैं। ओरिजिन डेस्टिनेशन D1, अब कॉलम्स बड़े बनाने हैं D2 D3 और AN, फिर सेम O1 O2 O3 O4 एंड B। अभी कॉलम आपको सारे थोड़े बड़े बनाने हैं। जब आप रजिस्टर में बनाओगे तो आप 2 लाइन इक्वल्स टू 1 लिखोगे, समझ में आ गई बात। 2 लाइन लेनी है, उसमें एक सेंटर में लिखोगे O1 ऐसे, फिर सेकंड 2 लाइन लेनी है तो O2, फिर 2 लाइन O3 O1, सिंगल लाइन में नहीं लिखोगे। और कॉलम वाइज की आप लोग कॉलम बड़े बड़े बनाओगे आराम से। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया D1 का, ये हो गया D2, ये D3 और ये आपका सॉल्यूशन फॉर्मेट होगा। समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, सब चीजें ध्यान से सुनना। ये जो कॉस्ट है, इन कॉस्ट को सबसे पहले लिखते हैं, और कहाँ लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वैसे लिखना है ना। कॉस्ट में लिखना है यहाँ पर 2 ऐसे ब्रैकेट में ही करना है। कॉस्ट सारी इसी कॉर्नर पर आएगी 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 और 2। क्लियर। अब AI कितना है, AI बिल्कुल आपकी जो दूसरी लाइन होगी उसमें यहाँ लिखोगे सेंटर पे, बिल्कुल कॉर्नर पर, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही, है ना, पता चल जाएगा। फिर 5, फिर यहाँ पर 8, फिर 7 और फिर 14, ऐसा ही लिखना है। फिर उसके बाद में जो डिमांड है सबसे नीचे लिख दिए, और बिल्कुल उसी लाइन में बिल्कुल कॉर्नर में 7 9 18। क्वेश्चन जो था वो हमने इस फॉर्मेट में फिलअप कर दिया। जहां तक कोई डाउट है। अब ऐसा ब्रैकेट में करने के पीछे कोई और रीजन नहीं है कि ये रीजन है ताकि तुम इसको अलग से स्पेसिफाई कर सको ये कॉस्ट है। अगर तुम इसको नहीं लिखोगे तो अब तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कॉस्ट क्या, तो 7 भी इंक्लूड हो गया। फिर जब तुम गड़बड़ कर दोगे आगे, यहाँ पर पता नहीं चलता, पेनल्टी इस मेथड में बहुत अच्छे से पता पड़ता है।
है ना, क्योंकि कॉस्ट से ही हम पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए केवल इसको ब्रैकेट में बंद करने का रीजन केवल इतना सा है कि आपको कॉस्ट स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफिकली आप कॉस्ट पर कंसीडर कर सको। ये स्पेशली काम आता है बीएम मेथड में, मैंने आपको बोला था जनरली हमको वही लगाना होता है जब तक पूछा नहीं जाए। ठीक है, अब हम पहले मेथड पे बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है, कल बताया। कॉर्नर देखना एंट्री, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है, मतलब इधर वाला कॉर्नर ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। तो हमें सबसे पहले इस पर एंट्री करनी है, ये कॉस्ट कितनी हम कोई लेना देना नहीं, 2 रुपए है या 20 भी होते तो यही दे समझ में। अब इस 2 रुपए कॉस्ट पर ओरिजिन से डेस्टिनेशन जाना, ठीक है, और जाना यहीं पर ही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। अब यहाँ जाएंगे कैसे, है ना, तो अपन एक चीज देखते हैं, ये अवेलेबल है, सप्लाई है और ये डिमांड है। आपको यहां से यहां तक भेजने में आइटम सप्लाई के लिए कितने अवेलेबल है, 5, डिमांड कितनों की है 7, कितनी पूरी कर सकते हो मिनिमम। आपके पास में 5 ही आइटम अवेलेबल है और मैं आपसे बोलता हूं मुझे तो 7 दो, तो क्या बोलोगे, 5 ले लो, मेरे पास इतने ही। मैं बोलूंगा नहीं 2 नहीं 50 रुपए ले लो, नहीं 50 क्या आप 1000 रुपए दे दो, तो भी आइटम मेरे पास में 5 ही अवेलेबल है। तो सीधा कंसेप्ट याद रखना, मिनिमम उठाना है, दोनों के कंपैरेटिवली जो मिनिमम होगा हमको सेटिस्फाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल यूनिट कितनी है 5, डिमांड कितने की है 7 की। हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम 5 ही आइटम की सप्लाई कर सकते हैं, तो हम जिसकी सप्लाई करेंगे उसको बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे और सर्कल में बंद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इसका मतलब मैंने 5 की सप्लाई पूरी कर दी। अब मैंने इसकी सप्लाई मतलब अवेलेबल लिमिट क्या हो गई, क्योंकि मैं 5 बेचता हूं। अब इसकी डिमांड कितनी बची, 2, क्योंकि उसको डिमांड कितनी की थी 7 और हमने कितनी दी उसको 5, तो इसका मतलब 2 की डिमांड रह गई। लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है, उससे अब वो बोलेगा यहां से यहां भेजना है, मेरे से 7 तो ले लो, नहीं 4 तो ले लो, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं 0 0। बात समझ आ गई, बुक में क्रॉस मारते हैं हम, क्रॉस भी करते हैं 0 0 का मतलब होता है अनऑक्युपाइड। अब हम इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, ये एक तरह से खत्म हो गई है, क्लियर। अब हमारे पास अगला कौन हो गया, ये हम फिर कॉस्ट से मतलब नहीं रखते हैं, किस कॉर्नर पे जाएंगे, सप्लाई कितने की है, डिमांड 2, 7 की के ऑब्लिक करके क्यों लिख दिया, तो डिमांड कितनी की बची 2 की। अब हम 2 की डिमांड पूरी करेंगे। अब अगले के पास कितना आइटम है 8। अब तुम किसी शॉपकीपर के पास जाओ और बोलो मुझे 2 पेन चाहिए, अब वो होलसेलर है, उसके पास में पैकेट पड़ा है 10 का, और तो तुम बोलोगे मुझे 2 चाहिए, वो बोलेगा नहीं तो 10 दूंगा, लोगे क्या, नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारी डिमांड कितने की है 2 आइटम, तो अपनी डिमांड पूरी करोगे। अब उसके पास अवेलेबल करा 1000, तो मिनिमम लेना है, तो हमारी डिमांड कितनी है 2, हम अपनी डिमांड पूरी करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। अब डिमांड हो गई 0। अब 2 आइटम अवेलेबल में कितने होंगे, बचे कितने 6, हाँ तो आज एंट्री करनी है सबकी। अब देखो, अब 2 आइटम दे दी, जिसको 0 करना है उसको कंप्लीट 0 कर दो, फिर जहां 0 आ गया इसका मतलब अब इसमें सबसे पहले 0 करो, इसमें सबसे पहले 0 करो। अब इसमें हम एंट्री नहीं कर सकते। अगला कॉर्नर जो बचेगा वही कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब इसमें सप्लाई कितने की है, डिमांड क्या पूरी करोगे 6, जो मिनिमम है, तो अपन ने यहाँ पर क्या पूरा करा 6, अवेलेबल 0, अभी लेकिन डिमांड रह गई 3, 0 क्या होगा इधर, तो इसको करेंगे 0। अगला कॉर्नर कॉस्ट कहीं पे भी देख रहे हैं, नहीं देख रहा, ठीक है। अगला कॉर्नर 4, सप्लाई डिमांड कितने की है 3 की, सप्लाई कितने की है 7 की, क्या पूरी करोगे 3, तो आप यहाँ पर 3 पूरा करोगे, डिमांड पूरी होगी। डिमांड पूरी होते ही ये हो गया आपके पास 0, यहाँ आपके पास रह गया 4, ये कंप्लीट हो गया 0, ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया 0। अब आपके पास अगला कॉर्नर ये सप्लाई कितने की है 4, डिमांड कितने की है 18 की, पूरा क्या करोगे 4, ठीक है 4 पूरा करोगे, 4 पूरा होगा तो यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा लास्ट। ऐसा जादू होना चाहिए, ये तो तुम्हारे साथ जादू जाएगा, लास्ट में आकर के एक सेल बचनी चाहिए जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड गड़बड़ कर दी। अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो तुम सप्लाई के लिए अवेलेबल हो कि मैं हूं अवेलेबल, आ जाओ, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है? जब तक अगले की डिमांड नहीं है तो आप उसको सप्लाई नहीं दे सकते, और आपके पास कितना भी अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन अगले की डिमांड उतना ही पूरा करना है। पता चला उसको चाहिए 2 आइटम और आप उसको बोले मैं तो 10 देके रहूंगा, वो पॉसिबल नहीं। बहुत सिंपल रूल है, नॉट वेस्ट, केवल कॉर्नर देखना, एंट्री करनी। पूरा पढ़ने के बाद में अगर आप ऐसे पूछो ये कैसे करा तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप बीच में पूछ सकते हो ये कैसे आया। सही में अब मैं कल बोला था मैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा। तुम्हारा पहला कंस्ट्रेंट था आई वांट टू एन ए आई, तो वो बना बीजे, है ना? तो आप ऐसे समझो, इन सबका सम करो। पहली रो का कितना है, सेकंड रो का सेटिस्फाइड कर रहा है ना ए आई को, थर्ड रो का सेटिस्फाइड कर रहा है, फोर्थ रो का सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सारे ए आई सेटिस्फाइड चल रहे हैं, रो में पढ़ रहे हैं कॉलम में। अब कॉलम ऐड करो, 5 2 मेन आ जाएगी जो क्वेश्चन में है, 6 3 और 4 14 सेटिस्फाइड। ये आपका फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रेंट है, बुक में चेक कर लो जो कल मैंने दिखाया था। फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो ये दोनों ही है। पहला कंस्ट्रेंट ये रहा समेशन ए आई समेशन डीजे, जो उसके बाद था लास्ट एक्स आई ये पॉजिटिव। ये जो जितने मैंने कलर से करे हैं वो सारे एक्स आई है। आगे बात समझे? अब हम यहाँ पर आकर के बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं, n प्लस n माइनस 1। n कितने हैं मेरे पास 4, n कितना है मेरे पास 3, इन दोनों का सम करूंगा 7 माइनस करूंगा 1, मेरे पास 6 एंट्री होनी चाहिए केवल। कितनी है 1 2 3 4 5 6 है क्या? 6 एंट्री है, एग्जैक्ट 6 एंट्री है ना? ये गेम ही तो है, ये गेम है। तो अपन इस गेम के हिसाब से भी सोचे कि हमें क्या सेटिस्फाइड करना है, ठीक है ना? हमारे पास है डिमांड और सप्लाई, दोनों चीजों को सेटिस्फाइड करना है। कैसे डिमांड सप्लाई सेटिस्फाइड होगी वो हमको क्लियर। हमारे पास टोटल अवेलेबल यूनिट ये है, टोटल रिक्वायरमेंट ये है, सबका सम क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबको सम करके देखो वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, पता चला तुमने यहाँ पर 2 और 5 है, 7 ही हुआ, मेरे पास तो क्या है मतलब गड़बड़ है। लास्ट में आकर के एक एंट्री नहीं मिली तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होना जरूरी एंड क्लियर है। अब हम इसके बाद का अपन यहाँ क्वेश्चन रखा होने के बाद में क्वेश्चन पूरा पहले होना चाहिए, चारों तरफ से टेबल कहीं खुली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन लिखेंगे द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज। अभी हम यहाँ पर ये रैंडमली चेक कर लेंगे, इतने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट नहीं है, लेकिन चेक करना जरूरी है। तो हमने फटाफट चेक कर लिया 6 आई। अब अपन लिखते क्या है वो थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। बेसिक आईबीएफएस इज, आईबीएफएस कैसे पढ़ते हैं, ये पहली वेरिएबल ना x11 क्योंकि x साइन जे है, तो लिखेंगे x11 कितना है 5, फिर x21 ये तो समझ में आ रहा है ना, कहां से पढ़ रहा हूं x12, फिर क्या है x22 कितना है 6, फिर क्या है x32 कितना है 3, फिर क्या है x32 3 नहीं 3 4 और फिर x43 और फिर 40। ये कितनी एंट्री आती है 6। देयरफॉर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ ध्यान दो मैंने क्या लिखा है टोटल, मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है मिनिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कब अप्लाई होता है जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगता है। अभी हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई नहीं किया है, हमने केवल आईबीएफएस बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के पहले वाला स्टेप किया है फिजिकल सॉल्यूशन कि ये सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी हम यहीं तक पहुंचे, इसलिए कॉस्ट आएगी आती है टोटल, मतलब अभी इस पर टेस्ट लगाकर हम चेक कर सकते हैं, है ना। तो अब जब भी हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या था CIJ XIJ, तो मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। कैसे करोगे 2 into 5 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 6
प्लस 4 into 3 प्लस 7 into 4 प्लस 2 into 14। वैल्यू क्या हो गई? 10, 6, 18, 12, 28, 28। ठीक है, ऐड करो 102। ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। यहां तक हमारा आईबीएफएस कंप्लीट होता है। मैं बार बार बोल देते हो आईबीएफएस कंप्लीट। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फाइंड आईबीएफएस तो यहां पर जाना है। अगर पूछा जाए सॉल्व तो इसके बाद गेम शुरू होता है। यहां तक 102 इसकी टोटल कॉस्ट है। अब ये क्या 102 ही रहेगी या इससे भी कम हो सकती है? बढ़ तो सकती नहीं, या तो यही रहेगी नहीं तो इससे कम होगी। वो कैसे चेक करें? उसके लिए हम लगाते हैं ऑप्टिमेलिटी टेस्ट, जो मैंने कल बताया था, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मोदी मेथड, वो अप्लाई करेंगे। तो अपन एक साथ थर्ड मेथड में अप्लाई करेंगे। अभी तो मैं यहीं तक ही करवा के छोड़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन लीस्ट फर्स्ट वाला कराऊंगा, वो भी यहीं तक करा के छोड़ूंगा। थर्ड पूरा करूंगा तो आप इसके बाद में जगह छोड़ना। ऑप्टिमेटिक टेस्ट कंटिन्यू करता है तीनों में, मैं एक जगह करूँ। समझ आ गई? अभी मेरा कंपैरिजन केवल ये है क्या ये रिड्यूस हो रहा है क्या सेकंड मेथड। यहां तो खड़े होते हैं क्या सी को भी नेक्स्ट मेथड में चले। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है लीस्ट फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब स्टार्टिंग में सेम गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, अपन इसका सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग सेम क्या लिखना है? गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टेबल एज इट इज, समेशन एआई समेशन बीजे दोनों इक्वल आएंगे 34, वो सेम। द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, वो सेम। जहां तक बिल्कुल डिट्टो सेम आना है फिर आपको लिखना है आईबीएफएस बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड, या दूसरा नाम मैट्रिक्स फिलिंग का मेथड है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेम टेबल बनती है, टेबल में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। D1, D2, D3 और AN, O1, O2, O3 और O4। यहाँ पर D0 सेम टेबल है। ठीक है, अब आपके पास में कॉस्ट कॉस्ट क्या लिखते थे हम 274 274 331 331 547 547 और 161 यहाँ पर 7 9 18 और यहाँ 5 8 7 40 है। 5 8 7 40 टेबल में कोई चेंज है? बेसिक टेबल बिल्कुल सेम है। अब तुम्हें पता चलेगा ब्रैकेट में कॉस्ट लिखने का क्या मतलब होता है, क्योंकि मेथड है लीस्ट कॉस्ट। अब तुम्हें फोकस किस पे करना है? अगर सपोज करो तुम ये ब्रैकेट नहीं देखो पहला, तो इनको भी 5 को भी यहाँ पढ़ लो, 7 जैसे वहां है, तो सब एक जैसे लगेंगे। इतनी बुद्धि का फिर हमारे में कि हम ये अलग कर पाएंगे कॉस्ट है, तो बोलोगे वो गलती से आ गया सर। तो इसलिए कॉस्ट पर फोकस करना है। मेथड क्या है? लीस्ट कॉस्ट, मतलब पूरी टेबल में से। दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमम, मैट्रिक्स में से मिनिमम। अब कॉस्ट पर फोकस करना है, जैसे अर्पिता कर रही थी ना, कौन से ऑटो वाले के साथ बैठना है। एक 80 रुपए मांग रहा है, एक 90 रुपए मांग रहा है, एक 100 रुपए मांग रहा है, तो उसके जो 3 जने थे उसने उन 3 में से एक चूज करा, 80 में लग जाएंगे। वैसे तुमको भी क्या करना है? लीस्ट कॉस्ट चूज करनी है, फिर उसको सरकारी डिमांड पूरी करनी है। मेथड बहुत ईजी है। सबसे कम कौन है? 1 1 भी नहीं था कहीं, सबसे कम क्या है? 1 ये ना। और अब बात आती है किस 1 को चूज करें? कोई भी कर लो, पहली चीज है ना। अब ऐसा समझते हैं इस 1 को मान लो चूज करते हैं। यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं? डिमांड कितनी है? यहाँ मिनिमम क्या जा सकता है? 8। यहाँ अवेलेबल कितना है? 7। डिमांड कितनी है? 14। अपन मिनिमम पे चलते हैं, जो पहले कम जा रहा है उसी एक चीज को लेके चलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको भी दे दोगे तो इसको भी दे दोगे।
लेकिन अपन एक चीज फिक्स करते हैं कि जहां मिनिमम जा रहा है पहले उसको लिखो। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों सेम है, मैंने यहाँ पर 7 की डिमांड पूरी कर दी। क्या कहा, 7 की डिमांड पूरी कर दी। 7 की डिमांड पूरी होते ही यहाँ क्या हुआ, सी, और ये कितने रह गए, तो ये खत्म हो गया। अब तुम समझदार हो, पहले यहां से शुरू किया था, अब यहाँ चेंज हो गया। अब वापस से मिनिमम कॉस्ट देखनी है। अब मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट क्या है, 1 है ना, 1 था, मैंने बोला ना वापस 1 ही आएगा। तो आपके पास मिनिमम क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 8 है और 18 है, अवेलेबल कितना है 8, डिमांड कितनी है 18, क्या सेटिस्फाइड करोगे, इसका मतलब है इसको कंप्लीट करो। ये इसकी सप्लाई खत्म हो गई, लेकिन डिमांड अभी भी इसकी बच गई 10। जहां 0 होता है उस कॉरेस्पॉन्डिंग रो को या कॉलम को 0 करना होता है। अब ना तो इनको देखना है ना इनको देखना है। अब मिनिमम कॉस्ट कंडीशन कितनी है, ये आपके पास में 2 है, ठीक है। अब इस 2 पे जाना है, इस 2 पर कितना देंगे, इस 2 पर कितना देंगे जी, इस 2 पर कितना देंगे, इस 2 मिनिमम कॉस्ट पर हमको ये 7 डिमांड अवेलेबल है और 10 की डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल आइटम में से उसको पूरा करेंगे, मतलब हम यहाँ कितना देंगे 7। अब इसके बाद बचिया 0, लेकिन अब इनकी उसकी डिमांड रह गई 3। कौन सा 0 होगा, नीचे वाला, इसको कंप्लीट करो। अब हमारे पास बची है कितनी 7, 4, ठीक है। अब इन 4 में से सबसे मिनिमम कौन है, 4, एक ना एक ये रहा। इस 4 में कितना दे सकते हो मैक्सिमम, इस 5 और 3 में से 3। इस 4 में कितना दे सकते हो, इस 4 में कितना दे सकते हो, मैं कुछ नहीं बता, कितना दे सकते हो इस 4 में, और इस 4 में 3, इसमें 3 दे सकते हैं, इसमें 7 दे सकते हैं। हमने क्या बोला, जिसमें मिनिमम दे रहा है उसको चूज कर लो, है ना, फिर भी समझ में आया। तो हमने इस 4 में भी जा सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो मैं पहले इसको देता तो 8 देता, बाद में मैंने 8 दिया, अभी मतलब वापस चेक करता हूँ वही देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 पर मैं दे सकता हूँ 3, है ना, मैंने यहाँ पर 3 की डिमांड पूरी करी, इसको 0 कर दिया, इसकी डिमांड खत्म हो गई, फ्री हो गया ये। अब यहाँ बचा कितना, तो ये कंप्लीट हो गया, 0 हो गया ना, तो बचे सारे 3। अब मेरे पास बचे 2, इस 4 का नंबर ऑटोमेटिकली आ गया ना। पहले अगर मैं इस 4 को देता तो भी 7 ही दे रहा था, अभी भी क्या दे रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी चूज कर लो। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं इस 4 में मैक्सिमम कितना जा सकता है, इस 4 में मैक्सिमम कितना जा सकता है। अब इन दोनों मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है वो दे दो, बात समझ में आई। जैसे यहाँ 5 जा सकता था, यहाँ 7 जा सकता था, और एक में 3 जा सकता था। मैक्सिमम एक में 7, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम 3 जा सकता है, और इस 4 में मैक्सिमम 7 जा सकता है। लेकिन दोनों में से मिनिमम क्या जा रहा था, 3, मैंने पहले वो देखो बात समझ में आया। अब मेरे पास में 7 और 4 में से मिनिमम क्या बचा, 4। अब मैं यहाँ पर क्या दूंगा, 7 दे दी, इसकी डिमांड अवेलेबल पीरियड खत्म, और डिमांड रह गई 2, लास्ट बचा 7। अब देखो तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, वापस हुआ जब ये होना चाहिए, वरना बताया मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। और तुम्हारा दूध भी नहीं है, यहाँ जाती रह जाओगे तुम, बस करते रहना दूध दूध, समझ आ रही है। ठीक, ये टेबल पूरी हो गई, कैसे से वो कितनी आ रही है, आ रही है, तो मतलब बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन है। अब ये भरने के बाद में अब तुम मुझे बोलो सर ये 8 कहां से आया, तो नहीं बता, बहुत टाइम लगेगा, समझा है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट 8 भी लिखा नहीं है, हमने इस 8 तक पहुंचने के लिए पहले 7 को दिया था, फिर 8 को दिया था, कोई पूछ लीजिए 2 कहां से आया, सबसे पहले कोई बंदा आया कि सबसे पहले ये बना दिए, है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको मैट्रिक्स मिनिमा का मतलब है पूरी मैट्रिक्स से मिनिमम कॉस्ट एक चूज करनी है, उस एक को सेटिस्फाइड करना है, बाकी को कॉरेस्पॉन्डिंग 0 करना है। अगर सप्लाई 0 होगी तो 0 उसके साथ का कॉलम हो जाएगा, अगर सप्लाई 0 होगी तो रो हो जाएगी, और डिमांड 0 होगी तो कॉलम 0 हो जाएगा, ताकि तो उसकी कॉस्ट को कंसिडर
ना। क्लियर है? अब हम इसका आईबीएफएस निकालते हैं। आईबीएफएस इज, अब इसका देखो x1 x13 x23 8 x32 7 x41 7 x43 7। therefore total ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो वैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है 7 to 14 4 दिया 12 8 1 दिया 8 28 7 और 41 ऐड करो 83। ये देखो यहाँ देखो सोर्सेस से क्या रिड्यूस मीडियन यूनिट टोटल कॉस्ट पहले कितना दिया था 102 है ना, अभी 102 रुपए बोल रहे हैं हम तो पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपीज। अगर मान लो छोटा सा लिखा होता है स्टार मान करके कि रुपए लाखों में है, कितना हो गया भाई? तो इसलिए आपको यहाँ पता चल रहा है कि सेकंड मेथड पे आते ही हमारी कॉस्ट कितना रिड्यूस हो गई 30 रुपए के आसपास, है ना। तो अब आप इस अकॉर्डिंग की समझ गए होंगे एक तो लीस्ट कॉस्ट मेथड नॉट वेस्ट कॉर्नर रूल से ज्यादा बेटर है ना। अब इससे भी बेटर क्या होता है वोगल अप्रोक्सीमेशन। ये भी मैंने आधा ही कराया। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहां तक अगर कोई बच्चा करके आता है तो उसको एग्जामिनर की इच्छा है 4 नंबर भी देते, 3 भी देते, 5 भी दे सकता है मैक्सिमम, है ना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ बचता है। और अगर मान लो गलती से ग्रुप बन रहा हो, डीजेनरेसी आ रही हो, तब तो फिर वो तुमको सिर्फ 2 नंबर ही देगा, फिर तो बचता ही नहीं है ना, सारा तो फिर ऑप्टिमली टेस्ट भी है ना। अब अपन जो थर्ड मेथड करेंगे उसके लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं तुमको एक बार इसका थर्ड मेथड समझा देता हूँ, तो इसके बाद में ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाद में करना है, तीनों कराते हैं। सेम स्टार्ट करना है, पिवट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, समेशन ए है, समेशन बी है, सब कुछ सेम समझ में। और फिर लिखना है आईडीएफएस बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, बीएएम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, जनरल क्वेश्चन हमेशा इससे सॉल्व किए जाए, ठीक है। अब आपको जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना है ध्यान देना, D1 D2 D3 AI O1 O2 O3 O4 EJ। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने एक दो और एक कॉलम बना दिया, क्योंकि इसका दूसरा नाम है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, बढ़ गई टेबल पेनल्टी और आगे, ठीक है। बाकी सब सेम, पहले हम वापस से कॉस्ट कर देते हैं 2 7 4 3 3 1 5 4 7 5 4 7 1 6 1 6 7 9 18 और 5 8 7 14 5 8 7 14। जहां पर लिखा हूं लिखना है सेंटर होगा, सेंटर कॉर्नर कॉर्नर। अब पहला मेथड तुमने देखा ये कॉर्नर देखो एंट्री दे दो, दूसरा मेथड देखा कोई मैट्रिक्स में से मिनिमम देखो, है ना। तीसरा मेथड पेनल्टी देखो, पहले तो पेनल्टी होती क्या है, लीस्ट कॉस्ट
सेकंड लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस, लीस्ट कॉस्ट सेकंड लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो पेनल्टी जीरो। जी तो जी क्या बोला मैंने, लीस्ट कॉस्ट सेकंड लीस्ट कॉस्ट, हर रो में हर कॉलम पहले कैरेक्टरिस्टिक है ना, फर्स्ट रो में लीस्ट कॉस्ट कितनी है 2, सेकंड लीस्ट 4, डिफरेंस 2 और हमेशा पॉजिटिव, ऐसे नहीं 2 - 4 माइनस का आया मैं -2 लिखूंगी, पॉजिटिव ही है हमेशा, समझ आ गई। तो लीस्ट कॉस्ट 2, सेकंड लीस्ट 4, पेनल्टीज 2 सेंटर में, सेकंड कॉलम सेकंड रो लीस्ट कॉस्ट सेकंड लीस्ट डिफरेंस 2, थर्ड में लीस्ट कॉस्ट सेकंड डिफरेंस, फोर्थ में मैं पूछूंगा ये बताना, फोर्थ में लीस्ट कॉस्ट 1 सेकंड लीस्ट 2 डिफरेंस 1, उसको लास्ट में बताना लीस्ट कॉस्ट सेकंड लीस्ट डिफरेंस, शाबाश। ये कॉस्ट है क्यों लिख तो में आता है इसलिए, अरे मैंने ये इधर साइड में क्यों बंद कर रखे हैं इनको, ताकि यही कॉस्ट है, जब मैं बोलूं लीस्ट कॉस्ट तुम्हारे वहां होना चाहिए सर, इसको क्यों काउंट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ये तो डिमांड है, लेकिन बोलो मैं भी तो बताऊं आज 7 और 9 मुझे भी आता है माइनस करना, जो आएगा समझ में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लीस्ट कॉस्ट और सेकंड लीस्ट कॉस्ट केवल कॉस्ट की निकाली जाती है, मैं कॉस्ट बोलता हूँ तो ये सप्लाई और डिमांड इसलिए तो खुले छोड़ रखे हैं, आपको ब्रैकेट्स वाले देखने हैं केवल, गड़बड़ मत करना, कुछ नया ही याद कर दोगे तुम, वो मोदी मेथड तुम अपना नाम लिख देना, ये वाला मेथड आज ही बनाया है, समझ आ गई। अभी हमने केवल रो की निकाली है, अब हम कॉलम की निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक, फर्स्ट कॉलम में लीस्ट कॉस्ट सेकंड लीस्ट डिफरेंस, हाँ लीस्ट कॉस्ट सेकंड डिफरेंस, हमारे पास टोटल पेनल्टीज चार हो रही, 3 है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ब्रैकेट्स में है उसी को ही कंसीडर करना है कॉस्ट, बाकी एआई मतलब अवेलेबल यूनिट है, बीजे मतलब डिमांड है, ये कभी इसकी पेनल्टी नहीं निकलती है, समझ आ गई। अब आपको 2 2 1 1 1 1 ये जितनी भी पेनल्टीज है उन पेनल्टी में से मैक्सिमम पेनल्टी ढूंढनी है, कौन सी मैक्सिमम पिटाई हुई। अब सुनना एक एक चीज आ गई, ये भी 2 है ये भी 2 है, हम ये सब काम तुम्हें करना है तुरंत तुरंत सोचना नहीं है ना, इस 2 में एंट्री करी, इसको भूल जाए करो, तुम्हें केवल क्या देखनी है ब्रैकेट्स में, इस 2 में एंट्री करी और देखा सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है 2, यहाँ जा सकते हो, इस 2 में एंट्री करो सबसे मिनिमम क्या है, अब ये जो दोनों मिनिमम है उसमें से मिनिमम क्या है, पहले इसको तो बात समझ में आई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों पेनल्टीज देखो, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी गलती से टाई हो गई, दोनों 2 2 आ गया, अब कौन से 2 को चूज करें, आप मैथमेटिक्स पढ़ लो, बिना प्रूफ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, पार्शियलिटी करनी नहीं है, ठीक है ना, दोनों 2 में एंट्री करोगे, फर्स्ट 2 के रो में एंट्री करी मिनिमम कॉस्ट वैल्यू 2, सेकंड 2 के में एंट्री करी मिनिमम कॉस्ट वैल्यू 1, अब 1 और 2 ये सब तुम्हें एट ए टाइम सोचना पड़ेगा, 1 और 2 इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1, इसलिए पहले एंट्री किसको दोगे 1, तो इस 1 को देना है, क्या देना है, इस 8 और इस 8 में से कितना जा सकता है 8, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी 8 होते ही हो गया 0, यहाँ बच गया 10, जिसको 0 किया उसकी डिमांड मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ सकता, ये पहला पेनल्टी काम पूरा हुआ, वापस सेम प्रोसेस, फिर पेनल्टीज निकालिए, हर एंट्री करने के लिए पेनल्टीज, मैक्सिमम पेनल्टीज एंड, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जाता है कैलकुलेशन, लेकिन अगर तुम लोगों को आता है 5 मिनट का काम, नहीं आता है तो इसी को करते रहेगा, बैठ चालू है ना पेपर 3 बजे 6 बजे तक यही करना, ठीक है। फर्स्ट में तुम्हें बता देखो कोई एंट्री नहीं है, तो बुद्धि लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है, इसलिए मतलब पेनल्टी नहीं बदलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी खाली थे अभी भी खाली है, पेनल्टी कुछ जादू तो हो नहीं गया, नहीं बदलेगी,
इसमें भी कोई जांच नहीं होगी, आप पेनल्टी नहीं होगी। कॉलम में ध्यान देना है, क्योंकि कॉलम में अब जिन पर तुमने एंट्री कर दी है, चाहे जीरो लिखा हो चाहे पॉजिटिव एंट्री करिए, वो अब कॉस्ट में काउंट नहीं होगा। मतलब अब तुम्हारे कॉस्ट हो गए 251, ये 3 कॉस्ट नहीं बची। मिनिमम क्या है 1, मैक्सिमम क्या है सेकंड मिनिमम 2, दोनों का डिफरेंस अगेन 1 आ रहा है। इस पर चलते हैं, मिनिमम कितना है 4, अब कोई 3 काउंट मत कर लेना। मिनिमम कितना है 4, सेकंड मिनिमम कितना है 6, डिफरेंस कितना है, देखो पेनल्टी बदलिए। थर्ड में चलते हैं, मिनिमम कितना है 2, सेकंड मिनिमम कितना है 4, डिफरेंस 2। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या नहीं लिया 1, तो जिसमें मैंने एंट्री कर दी या जीरो लिख दिया वो अब कॉस्ट में काउंट नहीं होगा। अब आपको ऑब्लिक के बाद वाला देखना है, इसको तो भूल जाओ, तो खत्म ही हो गया ना। जिसपे सिंगल रहेगा उसको ध्यान नहीं देना। आपने सेकंड टाइम काम कर रहे हो, सेकंड साइड की पेनल्टी देखनी है। सेकंड साइड की पेनल्टी में मैक्सिमम पेनल्टी एक ये रही, एक ये रही। इस टू में एंट्री करते मिनिमम क्या है, उस टू में एंट्री करते मिनिमम क्या है, फिर टाइम। ये मैंने पहले वाले मेथड में बताया। इस टू में 5 और 7 में से 5 जा सकता है, इस टू में 14 और 10 में से 10 जा सकता है। मैं मिनिमम चूज करता हूँ, तो क्या है इस टू में 10 और 14 में से 10 जा सकता है, और उसमें 5 और 7 में से 5 जा सकता है। तो पहले मैं किसको चूज करता हूँ, मिनिमम होता है दोनों में से, तो किसको दूंगा 5। बात समझ नहीं आई, फिर दूसरा मैं करता हूँ, ये भी तो 2 है ना। अच्छा एक और 2 है ना, 2 2 है, 3 कोई बात नहीं। देखो इस टू में ये 2, इस टू में ये 2, और इस टू के अंदर ये 4 को तो आउट ही कर दो भाई। देखो ये 3 आ रहे हैं, इस टू में जाएगा तो मिनिमम आ रहा है 2, इस टू में जाएगा मिनिमम आ रहा है 4, इस टू में जाएगा मिनिमम आ रहा है 2, इस 4 को तो हटा ही दो क्योंकि इन 2 से ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम टाई हो गई इन दो में, इन दो में हो गई, ये मैंने पहले वाले मैथड में बताया। इसमें जाओगे तो आपको 5 और 7 में से 5 दे सकते हो, इसमें जाओगे तो 10 और 14 में से 10 दे सकते हो। मैंने आपको बताया एक जगह 5 दे पाने, एक जगह 10 दे, इन दोनों में से मिनिमम कौन है वो देखिए। तो मतलब यहाँ नहीं है 5 देते ये हो गया 0, एक बार खत्म हुआ बैठे, ठीक है। और यहाँ खत्म किया, जैसे 0 करा तो इनको मत भूल जाया करो, खत्म करो हनुमान, क्लियर। दोनों दो खत्म हो गई। अब फिर से पेनल्टी निकालो, थर्ड पेनल्टी। इन दो में तो पहले भी खाली थे अभी भी खाली है, मतलब इनकी पेनल्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉलम में फर्क पड़ेगा। अब बचे ये दोनों और कोई नहीं बचा, मिनिमम सेकंड मिनिमम 4 5, डिफरेंस कितना है 4। यहाँ लिखना, यहाँ पर लिख देना, चलते चलते तुम ले देने लग जाओगे, नहीं तो कुछ भी कर सकते हो तुम। 4 और 6 में से 7 और 2 में से थर्ड पेनल्टी देखनी है, मैक्सिमम कितनी है 5। थर्ड नंबर देखनी है 1 2 3 4 5, केवल थर्ड पोजीशन पे देखनी है। तीसरी बार कर रहे हो, सबसे मैक्सिमम कौन है, इसमें जाओ तो मिनिमम कौन है। देखो पहले भी 10 दे रहे थे ना, अभी भी 10 दे, कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर भी ब्रेक करना है, वरना हर बार तुम्हें नया सोचना पड़ेगा ना। एक चीज दिमाग में रखो, जो मिनिमम होगा वो देखिए। 2 में टाइप हो रहा है, दोनों के मिनिमम ढूंढो, उन दोनों में से मिनिमम क्या है। जैसे मेरी तरफ से एक मिनिमम 5 था, एक 10 था, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, तो मैंने 5 चूज। अब मेरे पास बचा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो 10 नंबर आ गया, 10 का। अब मैंने यहाँ कितना दे दिया 10, 10 देते ही यहाँ मैंने दिया 10, 10 देते ही हो गया, और यहाँ रह गया 4, ये 0 हो गया, इसका मतलब कंप्लीट। ठीक है। अब मेरे पास बची 4 सेल, 4 सेल पर सुन लेगा, 4 सेल या इससे कम हो जाती है तो हम पेनल्टी नहीं निकालते और सीधा लगाते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, पिछले बार है ना। चारों में से जो लीस्ट आ जाए वो, मतलब लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाना है कब, जब आपके पास में लास्ट में कॉस्ट 4 या 4 से कम हो जाए। समझ आ गई। इन चारों में से मिनिमम क्या है, पेनल्टी नहीं निकाल रहा हूं, चारों में से मिनिमम क्या है 1 है, 1 पे दे दो। क्या दे सकते हो 2 और 4 में से 2 दे सकते हो, इसको करो 0, 0 होते ये 0, ये 2 ज्यादा कम हुआ 2 बचिए। अब इन दोनों में से मिनिमम 4 में क्या दे सकते हो 7, 7 को करो, यहाँ कितना बच गया
ये टू बोला जादू कलर्स। लास्ट में एक सेल सेटिस्फाइड कंडीशन। अब तुमसे कोई पूछे मुझे बताओ ये सेल कैसे आया, बता सकते हो क्या? तुम खुद भी नहीं बता सकते हो। अभी मैं भी बताऊंगा ना, पूरी इतनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है। हर वैल्यू के लिए हमने बहुत सारी मगजमारी करी है। पहले हमने कॉस्ट देखी, कॉस्ट में से दो कॉस्ट का डिफरेंस निकाला, फिर सबके डिफरेंस निकाले, उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढा, मैक्सिमम डिफरेंस में मिनिमम कॉस्ट ढूंढी, उसमें मिनिमम सेटिस्फेक्शन ढूंढा, फिर हमने एक एंट्री दी। समझ लो, तब जाकर के उनको एक एंट्री दी। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है डीएल, आपको करना है। अच्छी बात यह है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको 10 बार पहले केवल सुनो, बोल मत दो। गाने भी तो सुनते हो, एक एक गाने 50-50 बार सुनते हो, हैं? तो भी बोर नहीं होते हो। तो ये तुम्हारा विषय के लिए जरूरी है, आपको सुनना पड़ेगा 10 बार, आपको देखना पड़ेगा, पहले पढ़ो सुनो, फिर उसके बाद में खुद से उस क्वेश्चन को करके देखो कहां तक आराम से तुम्हारे पास समय है। केवल इस फैसिलिटी मेथड को समझो, अच्छे से सुनो, कहां पर जा रहा है पॉज करो, सुनो पॉज करो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, कहां अटकते हो वापस यहीं से चालू करो। अच्छा ये यहाँ पर आया, एक क्वेश्चन में ईमानदारी से मेहनत कर लेना, बाद में किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, सब अपने आप आएगा। क्योंकि इस पेपर की यही खासियत है, मेथड एक है, क्वेश्चन अनंत है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेथड फिक्स है। अब पेनल्टी मेथड कुछ भी हो जाए यही है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसका मतलब आपको इसी पर तो प्रैक्टिस करनी है। आप इस पर प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना, तब आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। नहीं तो आप हर बार जैसे वो कर रही थी अभी, डिमांड में से डिफरेंस निकाल लो, कॉस्ट में से डिफरेंस निकाल लो, ये कभी कम है बेटा। फिर तुम यहाँ पर एंट्री करने लग जाओगे, इंस्टेंट कुछ भी करने लग जाओगे, जब तुम्हें पता नहीं होगा। अगर तुमने एक बार ऐसे 2 की स्पीड पे सुन लिया ना और क्वेश्चन उतार दिया, तो तुम 10 की स्पीड से बाहर जाओगे, ये ध्यान रखना। फेल ही हो गए, ऑप्शन नहीं है, 6 सेमेस्टर में हो फेल हो गए तो डिग्री खराब हो जाएगी। समझ आ गई? चॉइस पारी है। अब हम इससे निकालते हैं आईबीएफएस। आईबीएफएस इज, आईबीएफएस देखो क्या क्या आ रहा है, एक्स 1 1 आ रहा है 5, इधर से क्या आ रहा है एक्स 2 3 8, फिर एक्स 3 2 7, फिर एक्स 4 1 2, एक्स 4 2 2, एक्स 4 3 10। Therefore, total transportation cost equals to 10। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करना है 28 प्लस 2 प्लस 12 और प्लस 20, कितना है 80। अब आपके पास में सारे डिफरेंस है। एक का आंसर जो आया था 102 था, दूसरे का आंसर 83 था, और तीसरे का आंसर 80 है। बताओ कौन सा सबसे सस्ता लेके जा रहा है? वो गलत ऑप्शन। ये कंपैरिजन तुमको बताना था कि हम जो तीन मेथड पढ़ते हैं उसमें सबसे बेस्ट ये वाला ही होता है।